हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन का क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि जो तुम लोगों ने पोएम को समझा है उसके बेसिस पर नीचे दिए गए स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स उसको तुम्हें बताना है। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स निकलता है तो उसको करेक्ट भी करना है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, द पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन। यानी कि इस पोएम में क्राफ्ट पर्सन जो है उनके स्किल्ड वर्क को हाईलाइट किया गया है। हाँ, ये तो सही है। पोएम की अगर सेकेंड लाइन को तुम देखोगे तो यहाँ पे कहा गया है, दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट। यानी कि कभी क्राफ्ट पर्सन के स्किल, क्रिएटिविटी और मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। सेकेंड, द पोएट शेयर्स दैट म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि पोएट कह रहे हैं म्यूजिशियंस अपने इमोशन जो है उसको एक्सप्रेस अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। हाँ, ये भी तो पोएम में बताया गया है। द आर्टिसन विथ ल्यूट्स ईच हेलिंग वेरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। ये लाइन को बताते हुए पोएट तो खुद कह रहे हैं कि जितने म्यूजिशियंस है वो अपने इमोशन को उनके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। नाउ कम टू थर्ड स्टेटमेंट, द कारपेंटर्स इन द पोएम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क। तो बच्चों, क्या हम कारपेंटर्स को उनके लॉजिकल वर्क के लिए एडमायर कर रहे थे? ऐसा तो नहीं है। अगर पोएम के लाइन को देखोगे, द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसिशन। तो यहाँ पे पोएट ने कारपेंटर के काम को किसी लॉजिकल वर्क से नहीं बल्कि मैथमेटिकल प्रिसिशन से जोड़ा है। यानी कि वो कारपेंटर वुड को बहुत ही सटीकता और स्किल से शेप देता है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स बन जाता है। तो अगर इसको करेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, द कारपेंटर्स आर एडमायर्ड फॉर देयर स्किल्ड, क्रिएटिव एंड प्रिसाइज वर्क। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिशियंस इन द पोएम आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन लाइटिंग ऑफ लाइफ्स। यानी कि स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्ट्रिशियन के क्रूशियल रोल को इस पोएम में इस तरह दिखाया गया है कि वो हमारे लाइफ को लाइट अप करते हैं। हाँ, ये तो सही है। इलेक्ट्रिशियन केबल और वायर के साथ काम करते हैं और उनके इसी काम से हमारी लाइफ ब्राइटन होती है, इसलिए उनका काम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोएम पेज होमेज टू शू मेकर्स हु मैन्युफैक्चर क्वालिटी फुटवेयर। यानी कि ये पोएम उस शू मेकर को बहुत डीप रिस्पेक्ट देती है जो क्वालिटी फुटवेयर बनाता है। ये भी तो सही है, पोएम में भी तो ये बताया गया है। पोएट खुद शू मेकर की क्वालिटी वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। उनके बनाए हुए शू हमारे फीट को वॉक, डांस, रन और जंप करने में मदद करती है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट, द पोएम सेलिब्रेट द पेट्रियटिज्म ऑफ द पीपुल ऑफ भारत। ये कह रहा है देशभक्ति की बात, लेकिन यहाँ पे देशभक्ति की बात हुई है नहीं है पोएम में। इस पोएम का मेन फोकस पेट्रियटिज्म नहीं था, इसमें डिफरेंट वर्कर्स और उनकी स्किल्स को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, द पोएम सेलिब्रेट्स द वेरिड वोकेशन, स्किल्स एंड contributions ऑफ द पीपल ऑफ भारत। नेक्स्ट, द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व्स टू बी रेस्पेक्टेड। यानी कि पोएट महसूस कर रहे हैं हर एक जीविका को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। हाँ, ये तो सच है, क्योंकि ये पूरी पोएम हमें यही मैसेज तो देती है, हर वोकेशन की अपनी स्किल और इम्पोर्टेंस है, इसलिए हर ऑनेस्ट प्रोफेशन को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट, लेट अस अप्रिशिएट द पोएम। इसका पहला है राइमिंग स्कीम और लाइनेशन बताना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, डज द पोएम स्ट्रिक्टली एडियर टू ए राइमिंग स्कीम और इज इट इन ए फ्री वर्स। यानी कि इस पोएम में किसी भी राइमिंग स्कीम का यूज हुआ है या फिर ये पूरा फ्री वर्स है। अगर तुम पोएम को ध्यान से देखो ना तो इसमें कोई भी फिक्स राइमिंग पैटर्न नहीं नजर आता है। ना ए बी है, ना डबल बी, कुछ भी नहीं है। कभी ने यहाँ पे राइम के बजाय ना वर्कर्स और उनके कामों को नेचुरली डिस्क्राइब करने पर ध्यान दिया है। ठीक है, तो ये पोएम ना फ्री वर्स है। इसका आंसर होगा, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेरिंग लेंथ ऑफ द लाइन्स इन द पोएम। यानी कि अगर तुम इस पोएम को ध्यान से देखो ना तो कोई लाइन छोटा है, कोई थोड़ा बड़ा है। ये जो लाइन छोटी बड़ी हो जाती है, इसका जो लेंथ वेरी कर रहा है, ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? तो देखो, लाइन छोटी बड़ी होने से ना पोएम कन्वर्सेशन या नेचुरल स्पीच जैसी लगती है। इससे अलग अलग वोकेशन के डिस्क्रिप्शन आसानी से सामने आ जाते हैं। तो इसका आंसर में लिखोगे, द वेरिंग लाइन लेंथ्स क्रिएट ए नेचुरल एंड फ्लेक्सिबल रिदम एंड अलाउ द पोएट टू एम्फासाइज डिफरेंट आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। यानी कि इस पोएम में जो मैक्सिमम लाइन्स है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है? तो बच्चों, इस पोएम में ना एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले वर्कर, फिर उसका काम, देन उसका कंट्रीब्यूशन। जैसे कि देखो, कारपेंटर, वुड वर्क, प्रिसीजन, और इलेक्ट्रिशियन, देन केबल एंड वायर्स, देन ब्राइटन आवर लाइव्स। तो ऐसे ही करके हर एक लाइन में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा, मोस्ट लाइन्स फॉलो ए पैटर्न इन विच ए वर्कर और वोकेशन इज इंट्रोड्यूस्ड एंड देन देयर वर्क, स्किल और कंट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट बोल रहा है, हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज हिज और हर रोल हियर। यानी कि स्पीकर कौन है और उसका रोल क्या है? तो बच्चा, यहाँ पे स्पीकर ना ऑब्जर्वर है,
जो कि अलग अलग कामों को, अलग अलग स्किल को और उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिसिएट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा द स्पीकर अपीयर्स टू बी एन ऑब्जर्वर हु अप्रिसिएट्स एंड ऑनर्स द स्किल्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट वर्कर्स एंड आर्टिसंस। इसके बाद हमें टोन और मूड बताना है। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसी वर्ड से हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो बच्चा इसका जो टोन है ना, ये सेलिब्रेटरी है एंड रिवरेंशियल। सेलिब्रेटरी क्योंकि पॉइंट डिफरेंट वोकेशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिवरेंशियल क्योंकि वो वर्कर्स के लिए डीप रेस्पेक्ट और एडमिरेशन दिखा रहे हैं। और इस पोइम का जो मूड है ना, वो जॉयफुल मूड है, क्योंकि ये अलग अलग स्किल्स, म्यूजिक, कलर्स और ऑक्यूपेशंस की वेराइटी पोइम में एनर्जी, हैप्पीनेस और कल्चरल रिचनेस की फीलिंग पैदा करती है। देन इमेजरी। पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट एनी टू डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पोएम दैट इवोक विजुअल इमेजेस। यानी कि पोएम से हमें दो ऐसे डिस्क्रिप्शन बताने हैं जो हमारे माइंड में इमेज को देखने में मदद करती है। तो देखो ऐसी बहुत सारी लाइन्स है, मैं तुम्हें 4 बता दे रहा हूँ। पहला है कलर्स एंड मिरियाड ह्यूज। ये लाइन पढ़कर हमारे मन में अलग अलग कलर्स और अलग अलग पैटर्न्स भी दिखाई देने जैसे लगते हैं। केबल्स एंड वायर्स। ये लाइन पढ़कर हमें इलेक्ट्रिशियंस की काम की याद आती है। मैथमेटिकल प्रिसिजन। ये पढ़कर वो कारपेंटर की काम की याद आती है, जो अच्छे से माप चुप कर एक टेबल को बनाता है। द फीट दैट वॉक, डांस, रन एंड जंप। ये लाइन पढ़कर हमें वो शू मेकर की याद आती है जो क्वालिटी ऑफ शूज बनाता है। इन चारों में से जो तुम्हें 2 अच्छे लगे वो तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द पोएम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेजरी थ्रू मेंशन ऑफ आर्टिसंस विथ लिव्स। देन फिर 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो बच्चों ऑडिटरी इमेजरी का मतलब होता है ना, पोएम में ऐसी कुछ वर्ड्स को यूज किए हैं जिसको सुनते ही उस साउंड से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की इमेज हमारे मन में क्रिएट होती है। जैसे आर्टिसंस विथ ल्यूट्स बोलते ही हमारे मन में उसकी तस्वीर बन जाती है, वैसे ही और 2 हमें बताने हैं। तो पहला वो इलेक्ट्रिशियंस हमिंग और दूसरा बोटमैन सिंगिंग। यानी कि इलेक्ट्रिशियंस की हमिंग और बोटमैन की सिंगिंग हमें अलग अलग साउंड्स को इमेजिन करवाती है। देन मेटाफोर। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द मेंशन ऑफ डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक इज ए मेटाफोर बिकॉज इट implies दैट द क्वालिटी ऑफ द सिंगिंग इज सो एंजॉयबल और प्लीजिंग that it can be equated to the experience of tasting something delicious। पोएट कह रहे हैं ना, कुक का जो डिलीशियस सिंगिंग होता है वो ना एक डिलीशियस फूड को टेस्ट करने के बराबर होता है। हाँ, ये लाइन तो पोएम में कहा गया है। यानी कि जो कुक का सिंगिंग होता है ना, वो बहुत प्लीजेंट और एंजॉयबल होता है, जैसे कि एक डिलीशियस फूड को टेस्ट करना। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू बन जाएगा। देन पर्सनिफिकेशन। सिलेक्ट द लाइन दैट टेल्स अस दैट द पोएट पर्सनिफाइज वोकेशंस बाय एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू देम। तो हमें पोएम से वो लाइन निकालना है जहाँ पे पोएट अलग अलग वोकेशंस को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज एट्रीब्यूट किए हैं। तो देखो वो लाइन है द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो देखो बच्चों, एक्चुअली वोकेशन ना वास्तव में बोल तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी पोएट उसे वॉइस देते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी एक पर्सन का काम, स्किल और कंट्रीब्यूशन उसकी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। देन रिपीटेशन। वाई माइट द पोएट हैव बिगन एंड एंडेड विद द सेम लाइन। यानी कि क्यों इस पोएम को सेम लाइन से स्टार्ट और एंड किया गया है। तो देखो ये लाइन को बार बार रिपीट करने का मतलब यही होता है ना, जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है उसको एम्फासाइज देना। सेंट्रल आइडिया क्या है? सेलिब्रेट कर रहे हैं कि डाइवर्स वोकेशन को, स्किल्स को और कंट्रीब्यूशन को, ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे कि हर वोकेशन भारत की रिचनेस का हिस्सा है। नाउ कम टू एलिट्रेशन। आइडेंटिफाई 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। तो हमें ऐसे 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं जहाँ पे एलिट्रेशन यानी कि सेम साउंड्स रिपीट हो रहे हो। तो देखो पहला है वेरिड वोकेशंस। यहाँ पे वी साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि वेरिड का वी और वोकेशंस का वी। नेक्स्ट सेंटेंस वर्क विथ। यहाँ पर डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहा है, जैसे वर्क का डब्ल्यू और विथ का डब्ल्यू। लेकिन ये एलिट्रेशन से होता क्या है? देखो एलिट्रेशन से पोएम में रिदम और म्यूजिकल इफेक्ट आता है। अब आते हैं सिम्बोलिज्म में। ईच वोकेशन इन द पोएम सिम्बोलाइजेज समथिंग मोर देन जस्ट ए जॉब। व्हाट डज इट सिम्बोलाइज? यानी कि इस कविता में हर एक काम को सिर्फ एक काम नहीं, उससे थोड़ा बढ़कर दिखाया गया है। ये क्या सिम्बोलाइज करता है? तो देखो पोएम में वोकेशन केवल अर्निंग का माध्यम नहीं है, वो व्यक्ति की पहचान और टैलेंट को भी दिखाता है, और इसी काम के थ्रू व्यक्ति की आइडेंटिटी और कंट्रीब्यूशन भी सामने आती है। तो इसका आंसर में लिखोगे ईच वोकेशन सिम्बोलाइजेज ए पर्सन्स आइडेंटिटी, स्किल, क्रिएटिविटी, डिग्निटी एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। अब हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर करना है। तो इस एक्सट्रैक्ट में ना शूमेकर की बात की गई है, कुक की डिलीशियस सिंगिंग की बात की गई है, मैसन की बात की गई है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज अफर्म रेफर टू। तो बच्चे देखो अफर्म का मतलब होता है ना किसी बात को कॉन्फिडेंस के साथ कन्फर्म या फिर डिक्लेयर करना, और यहाँ पे शूमेकर अपने काम की क्वालिटी पर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो इसका आंसर होगा अफर्म रेफर्स टू डिक्लेयर विथ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू क्वालिटी शूज हेल्प विथ अकॉर्डिंग टू द पोएट। यानी कि क्वालिटी शूज हमें किन किन चीज़ों में मदद करती है। तो पोएट यहाँ पे हमारी डेली एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स के देते हुए शू की क्वालिटी को बताते हैं।
इससे पता चलता है गुड क्वालिटी ऑफ फुटवेयर हमारे मूवमेंट और एवरीडे लाइफ में यूजफुल है। तो इसका आंसर होगा क्वालिटी शूज हेल्प द फीट टू वॉक, डांस, रन, जंप एंड रिटर्न होम। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज रिटर्न होम सिंबलाइज बिसाइड्स द लिटरल एक्ट ऑफ रिटर्निंग। तो बच्चों देखो, होम केवल एक प्लेस नहीं है, वो सिक्योरिटी, कंफर्ट और अपनापन भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए रिटर्न होम एक जर्नी के सेफ्टी कंप्लीट होने को दर्शाता है। तो इसके आंसर में लिखोगे इट सिंबलाइजेज सेफ्टी, कंफर्ट, बिलोंगिंग एंड द कंप्लीशन ऑफ द डेथ जर्नी। द फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट टेल्स अस दैट एवरी वर्कर्स कंट्रीब्यूशन इज डिस्टिंक्ट। यानी कि वो क्वेश्चन हमें कह रहा है हमें वो फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है जो मैं बता रहा हूँ कि सबके काम अलग अलग होते हैं और ये काम सिर्फ उसी की पहचान होती है। तो इसका आंसर होगा व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नॉन एल्स। और इसका मतलब है कि हर वर्कर का अपना यूनिक स्किल और कंट्रीब्यूशन है। कोई भी दो वोकेशन एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम रेफर्स टू। यानी कि जो चलना, नाचना, कूदना और घर को रिटर्न करना, ये क्या दर्शाता है। तो देखो, ये सारी हमारे जो डेली मूवमेंट की एक्टिविटीज़ है, इन चीज़ों में हमारा शूज कितना यूजफुल है ये उस चीज़ को दर्शाता है। तो आंसर में लिखोगे द यूजफुलनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी फुटवेयर इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर। तो बच्चों, पोएम में आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर, पोएट ने इस लाइन को इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन्स, म्यूजिशियन, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, बोटमैन, शूमेकर, कुक्स, डिजाइनर्स एंड मासन जैसे वर्कर्स भी आते हैं। सभी अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये सब मिलकर भारत को रिच और विवरेंट बनाते हैं। सो इसका आंसर होगा द पोएट सेज दिस टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशंस, स्किल्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ द पीपल ऑफ भारत। नेक्स्ट, व्हाट डज द इलेक्ट्रिशियन हमिंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर वर्क सजेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रिशियन अपने काम के लिए रेडी होते हुए हमिंग क्यों कर रहा है। तो देखो बच्चों, जब कोई व्यक्ति काम के लिए तैयार होते हुए हमिंग करता है तो ये जनरली उसके हैप्पी और एनर्जेटिक मूड को दिखाता है। तो पोएट इलेक्ट्रिशियन को भी इसी पॉजिटिव स्पिरिट में दिखा रहे हैं। तो आंसर में लिखोगे इट सजेट्स ए चीयरफुल, एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो बच्चों देखो, एक्चुअली यहाँ पे वॉइस का मतलब एक्चुअल आवाज़ नहीं होता है। किसी का वर्क ही उसकी आइडेंटिटी की वॉइस बन जाती है। जैसे कारपेंटर की प्रिसिजन, म्यूजिशियन की म्यूजिक और शूमेकर की क्वालिटी, ये सब उनकी आइडेंटिटी को ही तो दिखाती है। तो इसका आंसर होगा द लाइन मीन्स दैट ए पर्सन्स वर्क रिफ्लेक्ट्स देयर स्किल, इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी। Now question number 4. Do you think the role of all the people belonging to different vocation is important in our daily lives? Support your answer with a reason. तो बच्चों देखो, हमारे आसपास जितने भी लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं ना, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलती है। और अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमारी डेली लाइफ ना बहुत प्रभावित होगी। तो इसका आंसर में लिखोगे येस, एवरी वोकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिफरेंट वर्कर्स प्रोवाइड डिफरेंट एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मेक आवर डेली लाइफ्स ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। Now question number 5. Why is the poet celebrating all the vocations in the poem? Explain by giving examples from your context. तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिशियन ना इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, कुक फूड तैयार करता है और वैसे ही मासन बिल्डिंग्स बनाते हैं। हर एक का काम तो अलग अलग है, लेकिन सभी की अपनी इंपॉर्टेंस और डिग्निटी है। यही पोएम का तो मेन मैसेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट सेलिब्रेट्स ऑल वोकेशन बिकॉज ईच वन रिक्वायर्स स्किल, effort and creativity and contributes to the society in a unique way. Now question number 6. How does the poet use sensory imagery to bring out the beauty of everyday work? यानी कि डेली के काम को दिखाने के लिए पोएट ने सेंसरी इमेजरी को कैसे यूज किया है। तो जो पोएट इसको दिखाने के लिए ना विजुअल और ऑडिटरी इमेजरी का यूज किए हैं। विजुअल इमेजरी जैसे कि कलर्स एंड मिरियड ह्यूज, मैथमेटिकल प्रिसिशन, और ऑडिटरी इमेजरी जैसे कि आर्टिसियन विथ ल्यूट्स, इलेक्ट्रिशियंस हमिंग। तो इसका आंसर में लिखोगे द पोएट यूजेस विजुअल एंड ऑडिटरी इमेजरी टू मेक एवरीडे वर्क विविड, लिवली एंड ब्यूटीफुल। अब कुछ वोकाबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ए पर्सन हु स्टडीज और ग्रोज गार्डन प्लांट्स, तो इसका आंसर होगा हॉर्टिकल्चरिस्ट। सेकेंड, ए ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर। ए प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, आंसर सेरिकल्चरिस्ट। ए पर्सन हु जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स और चॉकलेट्स, आंसर कन्फेक्शनर। A metal worker who specializes in working with precious metals, goldsmith.
ए पर्सन हु फ्यूजेस मटेरियल टुगेदर, वेल्डर। इसके बाद हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं। कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसका सिनोनिम कॉलम 2 में दिया गया है। जो इसका सिनोनिम नहीं है उसको निकालना है। पहला वर्ड है मेरियाड, इसका मतलब है बहुत सारे, तो इसका सिनोनिम होगा न्यूमरस, अबंडेंट, इनन्यूमरेबल, काउंटेबल नहीं होगा। सेकेंड ह्यूज, तो इसका सिनोनिम होगा कलर, टिंट एंड शेड, ड्राइंग इसका सिनोनिम नहीं होता है। थर्ड प्रिसिजन, इसका मतलब होता है एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस, कैलकुलेशन आउट हो जाएगा। फोर्थ है वेरिड, इसका मतलब है डिफरेंट, डाइवर्स, असोर्टेड, यूनिफॉर्म नहीं होता है। फिफ्थ डिलीशियस, इसका मतलब है फ्लेवरफुल, टेस्टी, माउथ वाटरिंग, इनएडिबल, ऑड वन आउट हो जाएगा। सो इतने था तुम्हारा क्वेश्चन एंड आंसर।